देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने अप्लाइड इथिक्स या प्रैक्टिकल इथिक्स की चर्चा किया था। इसके बहुत ही वाइड स्कोप हैं और इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इन्वायरमेंटल इथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, बिजनेस इथिक्स, बायो इथिक्स, मेडिकल इथिक्स, मैनेजमेंट इथिक्स, लीगल इथिक्स। इसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एबॉर्शन, यूथेनेसिया, कैपिटल पनिशमेंट, प्रोफेशनल इथिक्स, ये सब अप्लाइड इथिक्स के ही डायमेंशंस हैं। तो सबकी चर्चा करना समवेत रूप से तो संभव नहीं होगा। तो मैं जो इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर छोटा छोटा लेक्चर करेंगे जिससे आप सबको लाभ पहुँचे। आज हम इकोलॉजिकल इथिक्स या इन्वायरमेंटल इथिक्स की चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बीच में अंतर करके चलना पड़ेगा। इन्वायरमेंट बहुत वाइड टर्म है और इसके अंतर्गत वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो आपके चारों ओर है। Whatever around you is called as environment. But whenever you discuss the relationship between man and nature, then it becomes the part of ecology. So in ecology, we study the relationship between man and nature. इकोलॉजी में मनुष्य और प्रकृति के रिलेशनशिप की बात करते हैं, और जब हम मैन और नेचर के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इस संदर्भ में तीन अवधारणाएं निकल करके सामने आती हैं। पहली ये है कि नेचर इज सुपीरियर। प्रकृति सर्वोच्च है, और ये अवधारणा कोई भी नहीं मानता है। जो दूसरी अवधारणा है वो ये है कि मैन इज सुपीरियर, अर्थात मानव सर्वोच्च है। और जब हम मानव सर्वोच्च है की बात करते हैं तो इसी विचार को एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू माना जाता है, जिसको हम मानव केंद्रित नीतिशास्त्र कहते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ये माना गया कि इस यूनिवर्स में मनुष्य केंद्र में है, उसी का स्वतः साध्य मूल्य है, और यह जो प्रकृति है उसका केवल और केवल साधन मूल्य है। अर्थात मनुष्य केंद्र में है और मनुष्य के अलावा जो कुछ भी है वो मनुष्य के भोग के लिए बना हुआ है। तो यह विचार मानव और प्रकृति के बीच एक खाई उत्पन्न कर दी, एक गैप उत्पन्न कर दी, जहाँ पर प्रकृति को मनुष्य भोग्या बना दिया और स्वयं को भोक्ता बनाकर इस प्रकृति का मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करने लगा। और यह अवधारणा मनुष्य और प्रकृति को एक बीच एक खाई उत्पन्न कर दी। इसमें कैटलिस्ट का काम किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दरमियान लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन शुरू किया गया। और जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो लार्ज स्केल पर कंजम्पशन होना चाहिए। तो लार्ज स्केल पर कंजम्पशन होना चाहिए, इसके लिए एक कंज्यूमरिज्म बेस्ड सोसाइटी का निर्माण किया गया, जो नीड बेस्ड ना हो करके ग्रीड बेस्ड होती है। ग्रीड हमारे अंदर लोभ पैदा करती है, और इस प्रकार यह जो दृष्टिकोण था वो मेटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य सर्वोच्च हो गया और प्रकृति को मैटर के रूप में समझ करके उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन किया जाने लगा। और इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक दूरी बढ़ती गई। इसको कहेंगे
मैन अगेंस्ट नेचर, और इसी का प्रभाव रहा कि डिफरेंट तरह के जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस सृष्टि में क्रिएट हुए, जैसे एसिड रेन, डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ये डिफरेंट तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ये इसी का इफेक्ट है जो आज हम भोग रहे हैं। इसीलिए एक तीसरा अप्रोच डेवलप हुआ मैन और नेचर के रिलेशनशिप को, और ये कहा गया कि मैन एंड नेचर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट and interconnected to each other। अर्थात मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अर्थात मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई खाई नहीं है। अर्थात मैन अगेंस्ट नेचर नहीं, मैन विथ नेचर। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संबंध है, एक अंतः संबंध है, जिसमें हर एक चीज़ का अपने आप में एक इंट्रिंसिक मूल्य है, एक स्वतः साध्य मूल्य है। पहले के दृष्टिकोण में माना गया कि केवल मनुष्य का स्वतः साध्य मूल्य है और प्रकृति का केवल साधन मूल्य है, लेकिन इस अप्रोच में माना गया कि मनुष्य के साथ साथ प्रकृति का भी अपने आप में स्वतः साध्य मूल्य है। इसी को बैलेंस अप्रोच माना गया, और इसी बैलेंस अप्रोच को विभिन्न दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न रूपों में सपोर्ट किया। जैसे नॉर्वे के एक फिलोसोफर है जिसका नाम है अर्नेनिस, और अर्नेनिस ने 1972 में डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया है, और डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी के बीच अंतर किया। शैलो इकोलॉजी तो मैन सेंटर थी, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को मानती थी, लेकिन जो डीप इकोलॉजी थी वो डीप इकोलॉजी मैन सेंटर नहीं थी, बल्कि वो इकोसेंट्रिक थी। यहीं पर एक चीज़ों के बीच अंतर करना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के कंसेप्ट डेवलप हुए, एक तो बायोसेंट्रिक और दूसरा इकोसेंट्रिक। ये दोनों ही अप्रोच मैन सेंट्रिक जो एथिक्स थी उसके अगेंस्ट में आए। बायोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक सामान्यतः ये समानार्थक अर्थों में यूज होता रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसके बीच अंतर करना होगा, क्योंकि पहले मैन सेंट्रिक में ये मान लिया गया कि मैन इज इन द सेंटर and everything is only for the fulfillment of the interest of the people or man. So all things have its own extrinsic value except man। ये मैन सेंट्रिक हो गया। अब आगे चल करके जब बायोसेंट्रिक आया तो इसमें मैन के साथ साथ जितने लिविंग बीइंग हैं, जो भी लिविंग बीइंग हैं, उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फ्लोरा फ्लोना, इन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये जो मैन सेंट्रिक एथिक्स थी वो एक्सपेंड करके बायोसेंट्रिक एथिक्स हो गई, जिसकी फाउंडेशन आप लोग जानते हैं अल्बर्ट श्वेजर ने रखा था। और आगे चल कर के जब इकोसेंट्रिक एथिक्स आया तो इसकी परिधि को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और अब मनुष्य से लिविंग बीइंग तक और लिविंग बीइंग से नॉन लिविंग थिंग तक हम अपना इसका एक्सपेंशन कर गए। तो अब ये मान लिया गया इकोसेंट्रिक थियरी में कि इस कॉस्मस में जितनी चीज़ें हैं, केवल मनुष्य नहीं, चाहे वो वनस्पति हों, चाहे पेड़ पौधे हों, यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स, सॉयल, वाटर, इनका भी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लिया गया।
और इस प्रकार जो डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट डेवलप किया गया अर्नेनिस के द्वारा, उसमें हर एक का अपने आप में स्वतः शुद्ध मूल्य मान लिया गया। दूसरी चीज़ कि जो सेलो इकोलॉजी थी वो अधिकांशतः मेटेरियलिस्टिक थी, क्योंकि मैन सेंट्रिक थी। लेकिन जो डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट आया वो स्पिरिचुअलिस्टिक हो गई, क्योंकि इसमें मनुष्य के साथ साथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का भी अपने आप में एक इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सेप्ट किया जाने लगा। इसलिए ये एक नए तरह का अप्रोच डेवलप किया गया। यही नहीं, इसमें बहुत सारे अंतर है जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो हो सकता है, लेकिन उधर हम नहीं जाएंगे। इसी को आगे चल करके कैप्रा ने, फिर जब कैप्रा ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया, इसी को और ज़्यादा एलैबोरेट किया, जिसको होलिस्टिक व्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं। और फिर जब कैप्रा ने यह मान लिया कि इस इकोसिस्टम में जितनी चीज़ें हैं, उसकी 2 पुस्तकें बड़ी प्रमुख हैं, द टर्निंग पॉइंट एंड द वेब ऑफ लाइफ। उस पुस्तक में कैप्रा ये मानते हैं कि इस इकोसिस्टम में जितनी चीज़ें हैं, all things of this ecosystem is interconnected and interdependent to each other. Nothing is in isolation, nothing is independent. And so that in this cosmos everything has its own intrinsic value. और इसी को कैप्रा ने द सिस्टम व्यू के नाम से पुकारा। द सिस्टम व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे एक साइकिल है, एक सिस्टम है, और इस साइकिल के जितने पार्ट हैं वो ऑर्गेनिक रिलेशन है। इसमें से यदि हम किसी एक पार्ट को हार्म करेंगे तो पूरी की पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह कैप्रा मानते हैं कि इस इकोसिस्टम में जितनी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इनमें एक ऑर्गेनिक रिलेशन है। तो यदि हम एक चीज़ को हार्म करेंगे तो वो अन्य चीज़ों को भी इफेक्ट डालती है। इसलिए हमें प्रकृति का भी संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी को आगे चल करके डेवलप किया जेम्स लोलाक ने, जिसको गाया हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया। गाया ग्रीक में अर्थ गॉडेस के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे भारत में धरती माँ कहा जाता है, उसी तरह ग्रीक में भी गाया धरती माँ को कहा गया। और ये स्पिरिचुअलिस्टिक दृष्टिकोण था, जिसमें मान लिया गया कि हमें किसी भी चीज़ को हार्म करने का अधिकार नहीं है। देखिए, एक एक चीज़ों पर एक एक 2-2 लेक्चर हो सकता है, लेकिन उतना डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, इकोलॉजिकल इथिक्स पर, आप लोग डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर मैं अंत में, अपने लेक्चर के अंत में ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इथिक्स कहाँ तक उपयोगी है इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को दूर करने में। देखिए, इथिक्स का जो मूल भाव है वो है केयरिंग, केयर फॉर अदर्स। और जब हम केयर फॉर अदर्स की बात करते हैं तो केवल लिविंग बीइंग का केयरिंग की बात नहीं करते हैं, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इथिक्स की ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में हमारी मदद करता है तो उसके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ये इथिक्स का बेसिक फार्मूला है। अब यदि हम प्रकृति पर विचार करें तो प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जिसे हम मैन मेड नहीं कर सकते हैं, जिसे मनुष्य अपने प्रयास से अर्जित नहीं कर सकता है। जैसे एयर, वाटर, मेडिसिन्स, फोर्स, ये जितनी तरह के एसेंशियल नीड्स हैं हमारी, इसका ज़्यादा महत्व कोरोना काल में हम लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और हम लोग पैसे पर ऑक्सीजन खरीदते रहे। उस समय हमें प्रकृति के महत्व को समझ में आया कि जिन चीज़ों के लिए हम पैसा देते हैं वो अमूल्य रत्न प्रकृति हमें बिना पैसे के मुफ्त रूप में मुहैया कराती है। तो क्या हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए? यही नहीं, प्रकृति प्राणी मात्र को अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा प्रदान करती है।
सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनको ओजोन लेयर अवशोषित कर लेता है। ये प्रकृति की ही करिश्मा है कि यदि सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा इस धरती पर आ जाए तो यहाँ पर प्राणी मात्र की परिकल्पना नहीं हो सकती है। तो क्या प्रकृति के प्रति हमारी अपनी कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए? यही नहीं, प्रकृति मानव को शांति और आनंद की भी अनुभूति प्रदान करती है। बुद्ध को ज्ञान वट वृक्ष के नीचे हुआ, और जितने भी संत परंपरा है भारतीय परंपरा में, आप उनको देखिए तो वो किसी महल में रह करके आत्मबोध नहीं प्राप्त किए, बल्कि कुटिया के नीचे, वृक्षों के नीचे, प्रकृति के गोद में बैठकर ही उन अमूल्य रहस्यों को, उन अमूल्य निधि को ग्रहण कर पाए। तो क्या इस प्रकृति के प्रति हमारी कोई कृतज्ञता नहीं है? इसीलिए एक दूसरा भी अप्रोच है, जब हम प्रकृति के प्रति सावधान रहकर प्रकृति का समृद्धि, संरक्षण और संवर्धन करें। और इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, लेकिन कंजर्वेशन केवल प्रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि कंजर्वेशन इज इक्वल टू प्रिजर्वेशन प्लस रीजनरेशन। एक और भी कंसेप्ट डेवलप होता है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हमारे लिए क्या छोड़ा है, तो हम इस कदर अपने आप को बना सकें कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास हो कि हमने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। एक दूसरा भी दृष्टिकोण है जो हम लोग एथिक्स में पढ़ाते हैं, जिसका जो मूल उद्गम है वो ईशावास्य उपनिषद है। जब ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक ही यही है कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृदः कस्विधनम। अर्थात ये संपूर्ण धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ही अंतर्व्याप्त है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, ऑल इज गॉड, पैंथेइज्म का जो कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं। तो जब ऑल इज गॉड है तो हमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ करना है? हम किसी को वस्तु कैसे समझ सकते हैं? एक और भी दृष्टिकोण है कि यदि हम चेतना के स्तर पर जाएं, देखिए इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो कॉन्शियसनेस का रूप है, दूसरा मैटर का रूप है। जैसे मानव व्यक्तित्व में चेतना भी है, शरीर भी है। तो शरीर तो फिजिकल है, और शरीर के स्तर पर हम लोगों के बीच भेद कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। लेकिन यदि हम चेतना के स्तर पर जाते हैं तो चेतना ब्राह्मण नहीं है, चेतना क्षत्रिय नहीं है, चेतना शूद्र नहीं है, चेतना वैश्य नहीं है, चेतना हिंदू नहीं है, चेतना मुस्लिम नहीं है, चेतना सिख नहीं है, चेतना ईसाई नहीं है। बल्कि चेतना वो है जो इन सब के केंद्र में है, सबसे परे है, लेकिन सब में निहित है। तो यदि हम मेटेरियलिस्टिक अप्रोच से ऊपर उठ करके उस चेतना के स्तर पर पहुंचते हैं तो हमारी जो भेद करने वाली दृष्टि है, जब हम अपने आप को प्रकृति का विजेता समझ करके प्रकृति का दोहन और शोषण करते हैं, इस दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और तब प्रकृति और हमारे बीच एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप होगा जब प्रकृति भोग्या नहीं होगी, बल्कि प्रकृति के साथ हम सह अस्तित्व, सहयोग और सहभोग के साथ जीवन जी पाएंगे। और तब हम प्रकृति और मानव के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। लेक्चर बहुत लंबा होता, लेकिन आप सबके लिए बहुत संक्षेप में प्रेजेंट किया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अलग डायमेंशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।